नमस्ते। आज हमारे पास कुछ दिलचस्प दस्तावेज और तस्वीरें हैं और हम इनके जरिए एक जरूरी मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। अम्ल वर्षा, जिसे एसिड रेन भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये अम्ल वर्षा चीज क्या है? सुनने में ही खतरनाक लगती है। हाँ, शब्द थोड़ा डरावना जरूर है। देखिए, जो सामान्य बारिश होती है वो भी हल्की सी अम्लीय या एसिडिक होती है। अच्छा। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर एक हल्का एसिड, कार्बोनिक एसिड बनाती है। ये मतलब सामान्य है, इससे कोई नुकसान नहीं। ओके। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx जैसी गैसें ज्यादा मात्रा में घुल जाती हैं। अच्छा, तो ये SO2 और NOx ही असली विलन है, कह सकते हैं? बिल्कुल, कह सकते हैं। ये गैसें हवा में पानी, ऑक्सीजन और दूसरे रसायनों से मिलकर कहीं ज्यादा शक्तिशाली एसिड बनाती हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3। जब ये एसिड बारिश, बर्फ, कोहरे या धुंध के साथ जमीन पर गिरते हैं तो उसी को अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है। इसका pH मान सामान्य बारिश से काफी कम होता है, यानी ये ज्यादा तेजाबी होती है, और यही तेजाबीपन पर्यावरण से लेकर इमारतों तक कई चीजों को नुकसान पहुंचाता है। समझ गया। पर सवाल यह है कि ये नुकसान पहुंचाने वाली गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, आखिर आती कहां से है? क्या ये प्रकृति में अपने आप बनती हैं या हम इंसानों का हाथ है इसके पीछे? इन दस्तावेजों को देखें तो जवाब मिलता है दोनों ही। हाँ। प्रकृति भी इन्हें बनाती है, जैसे जब ज्वालामुखी फटते हैं तो भारी मात्रा में सल्फर गैसें निकलती हैं, या जब जंगल में आग लगती है या जैविक चीजें सड़ती गलती हैं तब भी नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें बनती हैं। सही। लेकिन जो चिंता की बड़ी वजह है और जिस पर इन स्रोतों में ज्यादा जोर है वो है हमारे अपने कामकाज। हाँ, मानव गतिविधियां इसका मुख्य कारण है। खासकर बिजली बनाने के लिए जब हम कोयला या तेल जैसे जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। इसी तरह हमारी गाड़ियां, फैक्ट्रियां, ये सब नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ती हैं। तो हमारे आधुनिक जीवन जीने के तरीके का सीधा संबंध इन गैसों के उत्सर्जन से है। और फिर हवा में ऊपर जाकर ये गैसें एसिड बन जाती हैं। बिल्कुल, यहीं पर थोड़ी केमिस्ट्री काम करती है जो जानना दिलचस्प है। ये SO2 और NOx गैसें हल्की होने के कारण हवा में ऊपर उठती हैं। अच्छा। वहाँ ये पानी की बूंदों, ऑक्सीजन और हवा में मौजूद दूसरे कणों के साथ रासायनिक क्रिया करती हैं। इसी क्रिया से सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के कण बन जाते हैं। ओके। अब ये एसिड वाले कण दो तरीके से जमीन तक पहुंचते हैं, जिसका जिक्र इन कागजात में है: गीला जमाव, वेट डेपोजिशन, और सूखा जमाव। गीला और सूखा जमाव ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ बिल्कुल, गीला जमाव तो वही है जो हम आमतौर पर अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं, यानी बारिश, बर्फ, कोहरे या ओलों के साथ इन एसिड का नीचे गिरना। ठीक है। ये उन इलाकों में ज्यादा होता है जहाँ नमी ज्यादा रहती है। लेकिन दूसरा तरीका है सूखा जमाव। इसमें ये एसिडिक गैसें और कण सीधे धूल की तरह पेड़ पौधों, जमीन, इमारतों वगैरह पर जम जाते हैं। ये सूखे मौसम में होता है। अच्छा, धूम की तरह। हाँ, बाद में जब पानी गिरता है, बारिश हो या ओस पड़े, तो ये जमे हुए कण पानी में घुलकर उसे एसिडिक बना देते हैं। नतीजा वही, नुकसान। तो मतलब असर वही रहता है। हाँ, तो चाहे गीला हो या सूखा, दोनों ही तरीके पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं। एक बात जो शायद कम लोग जानते हैं वो ये कि सूखा जमाव भी उतना ही हानिकारक हो सकता है, खासकर उन चीजों के लिए जिन पर ये सीधे जमता है। अच्छा, तो ये सिर्फ बारिश के रूप में ही नहीं बल्कि सूखी धूल की तरह भी जम सकता है। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। अब ये बताइए कि ये समस्या ज्यादातर किन इलाकों में देखने को मिलती है? क्या ये सिर्फ वहीं होती है जहां फैक्ट्रियां या ज्यादा गाड़ियां हैं? देखिए, इन दस्तावेजों के मुताबिक ये सच है कि जहां प्रदूषण ज्यादा होता है, जैसे बड़े औद्योगिक शहर, वहां अम्ल वर्षा का असर ज्यादा गंभीर होता है। सही। भारत की बात करें तो यहाँ दिया गया है कि पहला मामला 1974 में मुंबई के आसपास दर्ज किया गया था, जो एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है। हाँ, ये तो है, लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। ये प्रदूषक SO2 और NOx हवा के साथ हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। क्या बात कर रही हैं, हजारों किलोमीटर? हाँ, मतलब प्रदूषण पैदा कहीं और हो रहा है और उसका असर अम्ल वर्षा के रूप में कहीं बहुत दूर जाकर दिख रहा है। इसका कोई उदाहरण है इस स्रोतों में? बिल्कुल।
एक क्लासिक उदाहरण दिया गया है स्कैंडिनेवियाई देशों का, जैसे नॉर्वे और स्वीडन। वहां की झीलें और जंगल अम्ल वर्षा से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। लेकिन इसका बड़ा कारण ब्रिटेन और मध्य यूरोप के देशों से हवा के साथ उड़कर आने वाला प्रदूषण है। अच्छा। तो ये सिर्फ एक शहर या देश की समस्या नहीं रह जाती, ये एक क्षेत्रीय और यहाँ तक कि वैश्विक समस्या बन जाती है। प्रदूषण की कोई सीमा नहीं होती। ये तो वाकई चिंताजनक है कि कहीं का प्रदूषण कहीं और जाकर तबाही मचा सकता है। इसके असर कितने व्यापक हैं? किन किन चीजों पर इसका प्रभाव पड़ता है? असर बहुत दूर तक और कई चीजों पर पड़ता है। चलिए एक एक करके देखते हैं जो इन दस्तावेजों में बताया गया है। जी। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की। अम्ल वर्षा मिट्टी से कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्वों को घोलकर बहा ले जाती है। ओह! इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। साथ ही ये मिट्टी में एल्यूमिनियम जैसे हानिकारक तत्व छोड़ सकती है, जो पौधों के लिए जहरीले होते हैं। नतीजा? पौधों की बढ़त रुक जाती है, फसलें खराब होती हैं और लंबे समय में जमीन बंजर भी हो सकती है। और पेड़ पौधों पे सीधा क्या असर होता है, पत्तों वगैरह पर? सीधा असर भी खतरनाक है। जब एसिड वाली बारिश पत्तियों पर गिरती है तो उनकी बाहरी सुरक्षा परत को नुकसान पहुंचाती है। इससे पत्तियां जल सकती हैं, भूरी पड़ सकती हैं। बाप रे। पौधों के लिए खाना बनाने की प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण, उसमें बाधा आती है। पेड़ कमजोर हो जाते हैं, बीमारियों और कीड़ों का आसानी से शिकार हो जाते हैं और धीरे धीरे जंगल के जंगल खत्म हो सकते हैं। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट जैसे इलाकों में इसका भयानक असर देखा गया है। ओह। और पानी के स्रोतों जैसे नदियों और झीलों का क्या होता है? उन पर तो बहुत ही बुरा असर पड़ता है। जब ये एसिड वाला पानी बहकर नदियों और झीलों में पहुंचता है तो पानी धीरे धीरे एसिडिक होता जाता है। इसका पीएच गिरने लगता है। पानी में रहने वाले जीव, खासकर मछलियां, इसके प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। ज्यादा एसिडिटी में मछलियों के अंडे खराब हो जाते हैं, बच्चे पनप नहीं पाते और वयस्क मछलियां भी मरने लगती हैं। अच्छा। कई झीलें तो इतनी एसिडिक हो गई हैं कि उन्हें मृत झील कहा जाने लगा है, क्योंकि उनमें जीवन लगभग खत्म हो चुका है। ये पूरी जलीय खाद्य श्रृंखला को तबाह कर सकता है। मृत झीलें, ये सुनकर ही अजीब लगता है। और शुरू में ताजमहल का जिक्र हुआ था, इमारतों पर कैसे असर डालता है ये? हाँ, ये भी एक बड़ा पहलू है। अम्ल वर्षा पत्थर को धीरे धीरे खा जाती है, मतलब गला देती है, खासकर चूना पत्थर, लाइमस्टोन और संगमरमर, मार्बल को। इन पत्थरों में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो एसिड के साथ रासायनिक क्रिया करता है और पत्थर गलने लगता है, भुरभुरा हो जाता है। दुनिया भर में अनगिनत पुरानी इमारतें, मूर्तियां, स्मारक अम्ल वर्षा की वजह से खराब हो रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, हमारे ताजमहल के संगमरमर पर भी इसका पीलापन लाने और उसे नुकसान पहुंचाने वाला असर साफ देखा गया है, जिसकी काफी चर्चा भी हुई है। हमारी धरोहरें खतरे में हैं। और हम इंसानों पर, क्या सीधे हम पर भी असर होता है, जैसे त्वचा पर गिरने से? आमतौर पर अम्ल वर्षा इतनी हल्की होती है कि सीधे त्वचा पर गिरने से तुरंत कोई बड़ा खतरा नहीं होता। लेकिन असली खतरा उन प्रदूषकों से है जो अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं, यानी SO2 और NOx। अच्छा, मतलब वो गैसें ही? हाँ, वो गैसें। जब ये हवा में ज्यादा होते हैं तो हम सांस के जरिए इन्हें अंदर लेते हैं। इससे फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां बढ़ सकती हैं या और गंभीर हो सकती हैं। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे ये हम तक पहुंचता है, अम्ल वर्षा। जमीन और पानी से हानिकारक धातुओं को घोलकर पीने के पानी या हमारी फूड चेन में, जैसे मछली, फसलें आदि में पहुंचा सकती है। ओह, फूड चेन के जरिए? हाँ, तो सीधा नहीं पर घुमा फिरा के हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। तो मतलब खतरा सिर्फ पर्यावरण या इमारतों को ही नहीं, हमारी सेहत को भी है, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से। ये तो वाकई एक गंभीर और चारों तरफ फैली हुई समस्या लगती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे रोकने या कम से कम करने के लिए कुछ किया जा सकता है? क्या इन दस्तावेजों में कुछ समाधान बताए गए हैं? हाँ, अच्छी बात यह है कि समाधान मौजूद है और उन पर काम भी हो रहा है। मुख्य लक्ष्य तो यही है कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx का उत्सर्जन कम किया जाए। बिल्कुल। इसके कई तरीके इन स्रोतों में सुझाए गए हैं। एक तो है ईंधन बदलना या साफ करना, जैसे बिजली घरों में कम सल्फर वाला कोयला इस्तेमाल करना
या कोयले की जगह प्राकृतिक गैस जैसे साफ ईंधन का इस्तेमाल करना। हाँ, ये एक तरीका है। कोयले को जलाने से पहले उसे धोकर भी कुछ हद तक सल्फर हटाया जा सकता है, ऐसा लिखा है। बिल्कुल। और जहां कोयला जलाना ही पड़े वहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दस्तावेजों में स्क्रबर, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम नाम के उपकरण का खास तौर पर जिक्र है और इसकी तस्वीर भी दी गई है। स्क्रबर, ये क्या करते हैं? ये फैक्ट्रियों और बिजली घरों की चिमनियों में लगाए जाते हैं। इनका काम है धुएं से सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हवा में मिलने से पहले ही सोख लेना या हटा देना। यहाँ तक बताया गया है कि ये स्क्रबर्स 90 से 95% तक SO2 कम कर सकते हैं। अरे वाह, 90 से 95%, ये तो कमाल है। हाँ, ये वाकई में काफी प्रभावी तकनीक है। और गाड़ियों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx के लिए क्या? उसके लिए भी कुछ है? उसके लिए भी टेक्नोलॉजी है। गाड़ियों में उत्प्रेरक कन्वर्टर या कैटालिटिक कन्वर्टर लगाए जाते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये एग्जॉस्ट पाइप में फिट होते हैं और धुएं में मौजूद हानिकारक गैसों, जिनमें नॉक्स भी शामिल है, को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी कम हानिकारक गैसों में बदल देते हैं। आजकल ज्यादातर नई गाड़ियों में ये स्टैंडर्ड होता है। अच्छा, और इन तकनीकी उपायों के अलावा क्या ऊर्जा बनाने के तरीके बदलना भी एक हल है, जैसे कि? निश्चित रूप से, और शायद सबसे टिकाऊ हल वही है। इन स्रोतों में नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दिया गया है। सौर ऊर्जा, सोलर, पवन ऊर्जा, विंड और जल विद्युत हाइड्रो, इनसे बिजली बनाने में ना के बराबर SO2 या NOx निकलता है। सही बात है। तो जितना ज्यादा हम इन स्रोतों को अपनाएंगे, उतना ही अम्ल वर्षा जैसी समस्याओं की जड़ पर चोट कर पाएंगे। क्या इनके अलावा भी कुछ और उपाय हैं जिनका जिक्र मिलता है, शायद छोटे स्तर पर या अलग तरह के? हाँ, कुछ और कोशिशें भी हैं। जैसे जो झीलें बहुत ज्यादा एसिडिक हो चुकी हैं, उनमें चूना या चूना पत्थर डालकर पानी के pH को सुधारने की कोशिश की जाती है। इसे लाइमिंग कहते हैं। लाइमिंग? हाँ, हालांकि ये महंगा है और एक तरह का अस्थाई इलाज ही है, मतलब समस्या की जड़ को खत्म नहीं करता। इसके साथ ही उद्योगों के लिए उत्सर्जन के नियम कड़े करना और उनका सख्ती से पालन करवाना बहुत जरूरी है। जो उपकरण लगाए गए हैं, जैसे स्क्रबर, कैटालिटिक कन्वर्टर, उनकी नियमित जांच और रखरखाव भी उतना ही अहम है, ताकि वे ठीक से काम करते रहें। बिल्कुल। और आखिर में लोगों को जागरूक करना और देशों के बीच आपसी सहयोग, क्योंकि जैसा हमने देखा, प्रदूषण सरहदें नहीं देखता, तो मिलकर ही इसका मुकाबला करना होगा।